बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि डिजीज़ नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 डिजीज़ पढ़े हैं और एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्थोपेडिक सिस्टम पढ़ी है। ठीक है, कि स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ अकर्स हो सकती है, और फिर तकरीबन 8 डिजीज़ हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस भी किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज जो डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं तो वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस चीज़ को कहते हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है, इसकी जो मतलब डिजीज़ प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी एंड इटियोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी सारे डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। अब हमारे साथ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैंड। ठीक है, ये एक हैंड दिया गया है। इस बंदे को क्या हो गई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है। एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस चीज़ को कहते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, ये हम जोड़ों की बीमारी को कहते हैं। जिसको भी जोड़ों की बीमारी हो जाए तो उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रिमेंबर रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादातर बल्कि हमेशा या कॉमन है किस चीज़ में, जो छोटे छोटे जोड़्स होते हैं, जैसे कि हैंड के फिंगर्स की जो जोड़ हो गए, ठीक है, या पाँव के फिंगर्स के जो जोड़ हो गए, तो इसमें ज़्यादातर हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस छोटी छोटी जोड़ों में होती है। इसको हम सोजिश भी कह सकते हैं, यानी सोजिश होती है छोटी छोटी जोड़ों में। अब हमारे साथ है एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसकी काजेस क्या हो सकती है और इसकी जो डिजीज़ प्रोसेस है, इसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिजीज़ है वो किस तरह से हो सकती है। तो इसकी काजेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिजीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी इस डिजीज़ किस तरह से हो जाती है। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज इन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये हमारे साथ क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इन्फ्लेमेटरी क्यों है? क्योंकि नेम से भी जाहिर होता है कि आर्थराइटस, और हमने बताया है कि जहाँ पे भी एंड में TIS आ जाए तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट कैन अकर एट एनी एज। ये एनी एज में हो सकती है, चाहे वो यंगर हो, चाहे वो ओल्डर वुमेन हो, चाहे वो मैन भी हो, मैन में भी हो सकती है। लेकिन कॉमन क्या है, कॉमन ज़्यादातर ये वुमेन में होती है। और वुमेन में क्यों होती है? क्योंकि वुमेन्स में ज़्यादातर कैल्शियम की कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरा ये कि ये ज़्यादातर हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देती है, उस पर भी इफेक्ट डाल सकती है। और ये कौन से हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती है या कौन से हार्मोन्स पे इफेक्ट काज करती है, जो कि हमारे साथ क्या है, फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसमें ज़्यादातर ये इफेक्ट डाल सकती है, और उसकी वजह से फिर फीमेल की जितनी भी जॉइंट्स है वो इफेक्ट हो सकती है, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस काज हो सकती है। तो इस वजह से बताया है कि जो ओल्डर वुमेन्स है उसमें कॉमन है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अच्छा, द काज इज नॉट नोन। हम बताएंगे कि इसकी जो काज है ना वो एडियोपैथिक है। एडियोपैथिक किस चीज़ को कहते हैं, यानी अननोन है, अभी हमें मालूम नहीं है, ज़्यादातर इसकी काजेस मालूम नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये हार्मोन की वजह से भी हो सकती है, एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जिसको भी जोड़ों की बीमारी लग जाती है ना, तो वो किस वजह से हो जाती है। ज़्यादातर ये कॉमन है, हमारी घरेलू बातें हैं कि जब इंसान गर्माइश वाले मौसम से या गर्म जगह से डायरेक्ट ही ठंडी जगह पे जाए और वहाँ की एनवायरनमेंट उस पर इफेक्ट डाले, तो उस वजह से वो इंसान जो है ना वो ठंडा गर्म हो जाता है और उस वजह से उसको ये डिजीज़ लग जाती है। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना ये हमारे साथ एक एनवायरमेंटल की वजह से भी काज हो सकती है। जेनेटिकली है। जेनेटिकल किस तरह से है? अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में ये डिजीज़ मौजूद है, यानी उसके माँ बाप में या उसकी दादा दादी में, परदादा परदादी में, तो उसकी वजह से भी ये जेनेटिकली इसमें आ सकती है। ये जो मतलब बच्चा है या बच्ची है तो उसमें भी ये काज हो सकती है, तो जेनेटिकली भी हो सकती है। और इन्फेक्शियस एजेंट या किसी इन्फेक्शियस एजेंट से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जितनी भी फंजाई वगैरह हो गए, उसकी वजह से भी ये काज हो सकती है। मे भी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है या लग सकती है। ठीक है, दूसरा ये कि आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये हमेशा साइनोवियल जॉइंट को ही इफेक्ट करते हैं। ये जो हमारे फिंगर्स में
साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे फिंगर्स के मूवमेंट के लिए मतलब इसके मूवमेंट कर देती है, इसके मूवमेंट में हेल्प कर देती है, ठीक है। तो ये साइनोवियल जॉइंट में ही इसकी इफ़ेक्ट हो सकती है, उस पर ही अपना इफ़ेक्ट डाल सकती है और उसकी वजह से फिर हमारे मोमेंट जो फिंगर्स के मोमेंट है वो भी थोड़ा लिमिट में हो जाता है। दूसरा एक ये पेनफुल हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो ये हमारे साथ साइन एंड सिम्टम में फिर आता है। अच्छा, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखिए। एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स काज एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। कहा होता है जब हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो एबनॉर्मली काज हो जाए तो उसकी वजह से हमारे साइनोवियल जॉइंट में या साइनोवियल टिश्यूज में या साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ जाता है और उसको फिर हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वेजोडाइलेशन हो सकती है, यानी वेजोडाइलेशन क्यों हो सकती है, क्योंकि उस जगह में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, उस जगह जो है ना वो जॉइंट जो है ना वो रेडनेस हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसकी परमेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ साइन एंड सिम्टम में पर आते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर्स जो है जिसको हम RF कहते हैं, विच इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन G अफेयर इन द ब्लड एंड साइनोवियल फ्लूइड इन मिनी पेशेंट्स, ठीक है। जब हमारे बॉडी में, जब हमारे ब्लड में ऐसे एंटीबॉडीज़ आ जाए जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन G की, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन G है उसके अगेंस्ट अफेयर हो जाए या हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अगेंस्ट क्या हो जाए, ये अफेयर हो जाए, तो उस वजह से फिर हमारी बॉडी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल जॉइंट जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, जो कि हमने डिस्कस किया पिछले डिजीज़ या पिछले जो प्रीवियस जो लेक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे बोन्स के दरमियान जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो ख़त्म हो जाए और फ्लूइड एक दूसरे के साथ लग जाए, ठीक है, इस तरह से टकरार आ जाए और उसकी वजह से जो सारा बॉडी का जो इर्द गिर्द इस जगह की जो टिश्यूज़ वगैरह है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है या मसल्स है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यहाँ पे क्या मौजूद है, जो फ्लूइड मौजूद है, साइनोवियल जॉइंट मौजूद है, लेकिन इधर उधर सारी जगह में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है, और उस इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये आप लोग देख सकते हैं स्वानल इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्वालो हो गई है, ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं, और बोन एरोजन भी हो गई है तो इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी काजेज़ के बारे में थोड़े डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो काजेज़ जो है ना वो स्लाइड्स में मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे ही आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसकी काजेज़ के बारे में थोड़ा टच देते हैं, ठीक है। तो इसकी काजेज़ क्या हो सकती है, एडियोपैथिक हो सकती है, यानी हमें मालूम नहीं होगा, अननोन हो सकती है, ठीक है। दूसरा जेनेटिक हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से भी काज हो सकती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड जो डाइट है उसकी वजह से, जैसे कि लॉस ऑफ विटामिन B, अगर विटामिन B की कमी आ गई या जो कैल्शियम है उसकी कमी आ गई, कैल्शियम फास्फोरस की, ठीक है, तो इस वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस काज हो सकती है। एंड प्रीवियस जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में पूछेंगे, अगर प्रीवियस कोई जॉइंट डिसऑर्डर हो तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन इन द साइनोवियल जॉइंट आ सकती है और उसकी वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस काज हो सकती है। अच्छा, अब साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ जो मेन साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं तो वो क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। उस 3 में हमारे साथ क्या क्या आ सकते हैं, पेन आ सकते हैं, ठीक है, सेवियर टाइप पेन होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरा ये कि मॉर्निंग स्टिफनेस होगी एंड फटीग होगी। ये तीनों जो है ना, ये फैन, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड फटीग, ये हमारे साथ मोर देन 30 मिनट होगी सुबह या जिस टाइम पे उसको पेन आ जाए, तो ये मोर देन 30 मिनट उस जगह पे पेन होगी, ठीक है। दूसरा है कि स्टिफनेस होगी, और ये स्टिफनेस जो है ना ये ज़्यादातर कॉमन है मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। मॉर्निंग में उसकी फिंगर्स, उसकी पाँव की फिंगर्स या जहाँ पे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है तो वो जॉइंट जो है ना उसमें क्या आएगी, स्टिफनेस आ गई होगी, यानी वो बिल्कुल स्टेप हो गए होंगे। अच्छा, एंड फटीग उसे महसूस होगी, यानी थकावट। दूसरा ये कि हमारे साथ स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी एंड वार्मथ होगी। और ये जो स्वेलिंग, रेडनेस एंड वार्मथनेस है ना, ये हमारे साथ कौन से जॉइंट्स में कॉमन है, जो
मेटाटार्सोपेरेंजियल जॉइंट्स जो है, जो कि फिंगर्स के जॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स में एंड इंटरपेरेंजियल जॉइंट्स में ये हमारे साथ कॉमन है कि वहाँ पे स्वेलिंग होगी, ठीक है, यानी उस जगह में एडिमा हो गई होगी। दूसरा ये कि रेडनेस आ गई होगी, यानी वो जगह बिल्कुल सुर्ख हो गई होगी। एंड वार्मनेस, यानी थोड़ी गर्म हो गई होगी। फीवर होगी, लेकिन लो ग्रेड फीवर, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ कॉमन काजेस है किस चीज़ की, साइन एंड सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अच्छा, उस जगह में डिफॉर्मिटीज़ होगी। डिफॉर्मिटीज़ किस तरह से होगी? तो जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी जो थंब है ना, वो बिल्कुल बेंड हो गई होगी, और उस बेंडनेस ऑफ थंब को हम कहते हैं बाउंड्री डिफॉर्मिटी एंड द थंब, ठीक है, ये हमारे साथ बेंडनेस ऑफ द थंब होगी। दूसरा ये कि अल्नर डिविएशन होगी, यानी जो अल्नर है उसमें या मेटाकार्पस जो है ना, उसमें क्या होगी, डिविएशन आ गई होगी। एंड स्वेम नेक डिफॉर्मिटी। स्वेम नेक डिफॉर्मिटी किस चीज़ को कहते हैं, यानी जो ये जो फिंगर्स है, इसमें ज़्यादातर इसकी जो सेकंड जगह होती है फिंगर्स की, तो उसमें ज़्यादातर नोड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये अगर ये साइन एंड सिम्टम है, तो ये हमारे साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जाहिर कर देती हैं। अच्छा, इस स्लाइड्स में आप क्या लिखा है कि जॉइंट पेन होगी, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया, वार्मथ होगी एंड एडिमा होगी। लिमिटेशन ऑफ मोशन होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, उस जगह की मोशन ज़्यादा नहीं होगी। एंड मल्टीपल जॉइंट स्टिफनेस होगी, यानी जो मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादातर हो जाती है, और ये मोर देन 1 आवर या मोर देन 30 मिनट्स होती है, ठीक है। अच्छा, सिस्टमेटिक सिम्टम जो है ना, ये हमारे साथ लो ग्रेड फीवर होगी, एनोरेक्सिया यानी भूख न लगना होगी, और उसकी वजह से फिर वेट लॉस भी होगी एंड मलीज होगी। अच्छा, दूसरा जो है ना, वो है जॉइंट डिफॉर्मिटी। जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी, जैसे कि हमने बताया कि जो पॉइंटनरी एंड जो अल्नर डिविएशन एंड स्विम नेक डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। एंड कंसिक्वेंट डिस्फंक्शन कैन अकर, और उस जगह की डिस्फंक्शन भी होगी, यानी वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। आप लोगों ने रिमेंबर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस की तरफ आते हैं, तो उसकी डायग्नोसिस में हमारे साथ क्या हो सकती है। एक तो हम हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री जब हम लेते हैं ना, तो उसमें हम पूछते हैं कि इस जगह की स्टिफनेस तो नहीं होती, तो वो बताएगा कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है मोर देन 30 मिनट्स तक, ठीक है। आर्थराइटिस पेन इन 3 और मोर जॉइंट एटलीस्ट मोर देन 6 वीक्स, और जितनी भी आर्थराइटिस पेन होती है ना, तो ये तकरीबन 6 वीक्स पहले उसे महसूस हो गया होगा, यानी तकरीबन 6 वीक हो गए हैं कि मुझे ये जो जॉइंट्स की पेन है ये महसूस हो रहा है। और ये कौन सी बुक में है, वेनेबल्स एट आल 2013 में, ठीक है। ये उसमें लिखा गया है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन होती है, तो वो मोर देन 3 और मोर देन जॉइंट्स में होती है, और ये 6 वीक्स तक होती है। ब्लड टेस्ट हम करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आरएफ ब्लड टेस्ट भी कह सकते हैं। आरएफ के लिए जो ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं आरएफ फैक्टर या जो रूमेटॉइड फैक्टर ब्लड टेस्ट, ठीक है। एंटी सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड प्रोटीन एंटीबायोटिक्स टेस्ट, ठीक है, ये भी एक टेस्ट होता है, और इसमें भी हमें पता चलता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करेंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट करेंगे, और ये जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट है, इसमें ज़्यादातर हमारे साथ जो एरिथ्रोसाइट की लेवल है वो हाई होगा, ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गए, और जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन की बात आती है, तो वहाँ पे एरिथ्रोसाइट जो है ना, वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस से हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे से भी हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को क्या हो गया है। रेडियोग्राफी करेंगे, रेडियोग्राफी कंफर्म द कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोन डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कार्टिलेज के डिस्ट्रक्शन एंड बोन डिफॉर्मिटीज़ की पता चल जाता है कि बोन जो है ना, वो अब कंफर्टेबल नहीं है, डिफॉर्मिटीज़ हो गई है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो ट्रीटमेंट में हमारे साथ फर्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट प्रिस्क्राइब करेंगे एनाल्जेसिक, ठीक है, कि पेशेंट को एनाल्जेसिक दे दें, यानी पेन किलर, ताकि उसकी पेन रिलीफ हो जाए। दूसरा हम देंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी में इन्फ्लेमेशन हो गई है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है, तो इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उस वजह से हम एंटी इन्फ्लेमेटिंग एजेंट देंगे ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाए, ठीक है।
तीसरा ये कि कॉक्स इनहिबिटर्स देंगे। कॉक्स इनहिबिटर क्यों देंगे? क्योंकि जो साइक्लिक ऑक्सीलेज है वो हमारे साथ उसकी वजह से फिर जो क्या होती है, जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम कॉक्स इनहिबिटर देंगे तो इन्फ्लेमेशन वापस अपनी सही हो जाएगा, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट इसलिए देंगे क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ठीक है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम दोबारा से ठीक हो गया तो ये जो ऑटो इम्यून है ये दोबारा से मतलब ये डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, ये हमारे साथ फर्स्ट लाइन एजेंट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेन के लिए, ठीक है। अदर मेडिकेशन इंक्लूड सिलिसिलेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारे क्या है, पेन किलर्स है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि पेन किलर्स देंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, मेथोट्रेक्सेट एंड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, ठीक है। जितनी भी एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स है वो भी दे सकते हैं क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई है तो इसकी वजह से ठीक हो सकती है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ क्या इनहिबिट हो सकती है, इनहिबिटर और अ न्यू टाइप ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। ये एक न्यू टाइप ऑफ मेडिकेशन है जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो सकती है। रेस्ट एंड एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे क्योंकि अगर वो उस जगह पे कोई पोर्स नहीं लाएगा तो उस जगह की पोर्स की वजह से मतलब अगर पोर्स नहीं लाएगा, उस पर काम नहीं करेगा तो कोई फर्दर फ्रैक्चर की चांसेस नहीं हो सकती, ठीक है। मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। इमोबिलाइजेशन यानी उस जगह की मोबिलिटी नहीं करेगी विथ स्प्लेंट मतलब सपोर्ट के साथ, ठीक है। सपोर्ट के साथ उस जगह को रेस्ट पे रखेंगे। एंड यूज़ द अदर सपोर्टिव डिवाइसेस, और अदर सपोर्टिव डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सीवियर इन्फ्लेमेशन, अगर सीवियर इन्फ्लेमेशन हो गए हैं तो उस जगह को बिल्कुल रेस्ट पे रखेंगे, उसकी मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, इमोबिलिटी पे रखेंगे। हॉट एंड कूल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे कि आइस ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, या जिसको हम टकोर कह सकते हैं वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे साथ कुछ सर्जरीज की नेम्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ पे नहीं लिखा है, वैसे नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप लोग लिख लें अपने साथ के। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ऑस्टियोप्लास्टी कर सकते हैं। ऑस्टियोप्लास्टी यानी जो जॉइंट है उसको दोबारा से रिपेयर करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है साइनोवेक्टमी। साइनोवेक्टमी में हम क्या करते हैं, जो जॉइंट है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं। तीसरा हमारे साथ है टीनोरेपी। टीनोरेपी जो है ना ये हमारे साथ रिपेयरमेंट ऑफ द टेंडन है, टेंडन की रिपेयरमेंट कर देते हैं। एंड जो लास्ट वन है वो है आर्थ्रोडेसिस। आर्थ्रोडेसिस जो है ना इसमें हम जो जॉइंट मतलब खुल गए हैं या एक दूसरे से अलग हो गए हैं या उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है तो उसको दोबारा से फ्यूज कर देते हैं, तो फ्यूजन ऑफ जॉइंट कर देते हैं ड्यूरिंग आर्थ्रोडेसिस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं कुछ सर्जरी के नेम्स है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया है कि सर्जिकल जॉइंट रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कैन रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव मोबिलिटी, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ आते हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या लिखा है कि हम क्या देंगे, पेन किलर्स देंगे पेन रिलीफ के लिए, ठीक है, पेन रिलीफ करेंगे। दूसरा ये कि रिड्यूस फटीग, अगर उसको फटीग थकावट हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, एक कंफर्ट पोजीशन पे रखेंगे, उसकी स्लीप को इंक्रीज करेंगे ताकि उसकी फटीग दूर हो जाए या कम हो जाए। एनकरेज एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट प्रोग्राम, इसके ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए उसको इनकरेज करेंगे कि वो अपना ट्रीटमेंट प्रोग्राम सही से परफॉर्म करे। encourage independence and mobility and assist as needed। अच्छा, अगर उसको कोई मोबिलिटी की ज़रूरत हो तो उसको हम इनक्रेज करेंगे कि वो अपने लिए एक असिस्टेंस रखे, ठीक है, या घर वाली या घर में कोई भी बंदा, ठीक है, ताकि उसका ख्याल रखे। और उसको अगर किसी मोबिलिटी की ज़रूरत हो या वो चलना फिरना चाहते हैं तो उससे कहे और उसके हेल्प के साथ ही, उसके हेल्प के ज़रिए ही वो अपनी मोबिलिटी को इनक्रेज करे, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे ताकि पेशेंट के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो वो हमें मालूम हो और हम खुद ही मॉनिटर करें ताकि कोई और भी कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट को न लग जाएगी। जैसे कि जीआई ब्लीडिंग हो गए, जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग हो सकती है इस मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, ठीक है। इरिटेशन काज हो सकती है, किडनी एंड लिवर टॉक्सिसिटी काज हो सकती है, इम्यून सप्रेशन हो सकती है, ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है। जब इम्यून सप्रेशन हो जाए तो बोन मैरो भी सप्रेस्ड हो सकती है। एंड माउथ सोर्स
वगैरह आ सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं एंड विजन में भी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, आइज़ की जो नज़र है वो थोड़ा सा मतलब ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें दिखाई देना, ठीक है, या विजन कम होना, ठीक है, यानी नज़र कम होना। तो ये सारे हमारे साथ साइड इफ़ेक्ट्स है किस चीज़ की, इस मेडिकेशंस की। तो अगर ये हमें मालूम हो तो हम जल्दी से मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आए हैं। अगर लीवर या किडनी टॉक्सिसिटी आए हैं या जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसको हम जल्दी से मैनेज करेंगे ताकि और कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के साथ ना आ जाए, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हम गाइड को पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो डिजीज़ है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए